नमस्कार दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के पेपर 1 के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहला प्रश्न है आपका, विकास कभी ना समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। आपका विकास जो होता है ये आपका क्या होता है, जन्म से लेकर आपका मृत्यु तक आपका विकास जो है चलता रहता है। आपका जन्म से मृत्यु तक आपका विकास चलता रहता है, ठीक है। यह विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको बताना है कि यह विचार किससे संबंधित है। आपका निरंतरता के सिद्धांत से। बिल्कुल सही। निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि विकास जो है वह क्या है, खत्म नहीं होता है, आपका जन्म से मृत्यु तक चलता है, ठीक है। आत्मसम्मित नहीं, अनुत्तक क्रिया नहीं, एकीकरण नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कि विकास जो है वह क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान की गई है आपके किसके द्वारा? आपके जो है बच्चों की जो आपकी बौद्धिक विकास है उनकी 4 विशिष्ट जो अवस्था दी गई है। तो ये है आपके जीन पियाजे। आपको याद रखना, स्किनर ने नहीं। स्किनर जो हैं वह क्या हैं आपके, वह आपके व्यवहारवाद हैं, व्यवहारवादी हैं आपके स्किनर, ठीक है। और जो आपके प्याजे प्याजे हैं ये कौन सा आपके, ये आपके संज्ञानाद्वी हैं, संज्ञानवादी हैं, ठीक है। और जो है कोहलबर्ग जो है ये तो नहीं होगा, ये भी एरिक्सन, ये तो अलग थ्योरी है इनकी, ठीक है। तो ये आपका प्याजे होगा जिन्होंने आपके 4 चरण अवस्था बताई, ठीक है। संवेदीकामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और जो आपकी लास्ट होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 4 अवस्था आपकी प्याजे ने बताई थी। तीसरा प्रश्न आपका, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। माता पिता को क्या भूमिका निभानी चाहिए? सहानुभूति जहाँ पे भी हो जाएगा ये आपका गलत होता है। हमें बच्चों को क्या है, सहानुभूति नहीं दिखानी है। फिर आपका होता है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे गलत हो रखा है, यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे है तटस्थ। तटस्थ आप इसे सही कर जाइए, तटस्थ होगा यहाँ पे, तो तटस्थ भी नहीं होगा आपका, ये भी गलत हो जाता है। फिर क्या है कि जो है पेरेंट्स को क्या है, नकारात्मक होना चाहिए बच्चों के, नहीं अग्रोन्मुखी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। पेरेंट्स को क्या है, बच्चों के लिए क्या है, अग्रोन्मुखी होना चाहिए। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका चौथा प्रश्न आपका, कि सीखने में अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? अंतःदृष्टि सिद्धांत जीन पियाजे नहीं, वाइगॉस्की का सामाजिक सिद्धांत था। आपका जो है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी पेवलव नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, कि जो सीखने में अंतर्दृष्टि सिद्धांत, यानी बच्चा जो है जब क्या है खुद के प्रॉब्लम्स आसपास की जब उसे हम प्रॉब्लम देते हैं, वह क्या है खुद से अपना दिमाग लगाता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसे हम बोलते हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो ये आपका दिया था गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, पांचवा प्रश्न आपका, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, जो आपका अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन जो होता है, वह आपके क्या करता है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के लिए योग्य बनाती है। बिल्कुल गलत। एक दिशा में सोचने के योग्य नहीं होगा। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास, बिल्कुल सही, कि शिक्षार्थियों में क्या है, रुचि हो गई, क्या है वो सीखने के लिए क्या है, रुचि करेंगे, ये बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैनक बनाएंगे, नहीं, स्मरण शक्ति नहीं, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, अलग करती है, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है सेकंड आपका सही हो जाएगा, कि शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति आपका रुचि का विकास करती है, जो कि आपकी जो है अभिप्रेरणा जो होती है आपकी, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका सेकंड इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? आपका जो है मैंने आपको बताया, यहाँ पे जहाँ पे देखना आपको नहीं आएगा तो यहाँ आपको गलत ढूंढना है। तो देखते हैं कौन सा गलत है, कि जो है आपका बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, अमूर्त रूप से सोचेगा, ठीक है। तो ये तो नहीं हो जाएगा बुद्धिमान, क्योंकि क्या है, अगर कोई मूर्त रूप से सोचेगा कोई बच्चा, तो वो क्या हो जाएगा, बुद्धिमान बच्चा हो जाएगा। तो अमूर्त तो गलत हो जाएगा। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर देता है, नए परिवेश की बात भी नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता,
रटने की क्षमता आपका जो है, इसमें आपको पूछा गया है कि नहीं है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, वो रटना जो है ये गलत होता है और हमें क्या है, गलत ही पूछा गया था। यहाँ पे जो है आपको बताना था, आपको निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, यानी आपको गलत ढूंढना है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, अमूर्त चिंतन सही होता है। मूर्त चिंतन आपका जो है वह क्या होता है, बुद्धिमान बच्चा नहीं कर पाएगा, अमूर्त चिंतन कर पाएगा। जो कि जैसे जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है वो होते हैं हमारे अमूर्त चिंतन, तो ये तो सही है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर पाएगा, ये भी सही है आपका, कि नए परिवेश में अपनों को डाल पाएगा जो आपको बुद्धिमान बच्चा होगा। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटेगा। रटना जो होता है ये आपका, मैंने बोला नेगेटिव होता है, गलत होता है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, गलत निकालना। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ आपको देखना ही नहीं है। तो जो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सातवां प्रश्न है आपका, कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है आपका? सभागार में, घर में, खेल के मैदान में, या फिर विद्यालय एवं कक्षा परीक्षण पर्यावरण में? तो इसका हो जाएगा आपका विद्यालय एवं जो कक्षा पर्यावरण है, यहाँ बच्चा जो है वह क्या है, बेहतर तरीके से अपना क्या है, संज्ञानात्मक विकास कर पाएगा। तो ऑप्शन जो है फोर्थ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करना शुरू कर देता है, वह प्याजे की कौन सी अवस्था होती है? जब बच्चा क्या है, तार्किक रूप से वस्तुओं के बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है, तो वो आपकी पूर्व संक्रियात्मक नहीं होती है, वो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, संवेदीगामक नहीं, औपचारिक नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सेकंड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और यह होती है प्याजे की जो है, ये आपकी तीसरी अवस्था होती है, ठीक है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो आपकी दूसरी होती है, संवेदीगामक आपकी पहली होती है, और औपचारिक आपकी चौथी होती है। ये आपको याद रखना है, कई बार इसकी सीक्वेंस भी पूछा जाता है आपको। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करना शुरू कर देता है, वह आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। नौवां प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, यानी किसका संबंध नहीं है, यानी आपको गलत ढूंढना है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, यानी क्या है, आप क्या है, डाइजेशन से रिलेटेड आपका क्या है, सामाजिक में क्यों आ रहा है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। संगति की आवश्यकता, ये सही है। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, ये भी सही है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये भी सही है। तो आपका जो है ऑप्शन जो है फर्स्ट ही आपका गलत है, तो यही आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, गलत ढूंढना था। जहाँ पे भी नहीं आ जाएगा यानी आपको गलत ढूंढना है, और गलत हमारा कौन सा है, पहला है। तो आपका पहला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 10वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों के सृजनात्मकता का पोषण करता है? आपको कि कौन सा सृजनात्मक का पोषण करता है, ये आपको बताना है। चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं। पहला है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, कि क्या है, केवल और केवल आप क्या है, उपलब्धि पर ध्यान दे रहे हैं कि बच्चा क्या है, अच्छे नंबर लाए, अच्छा प्रोग्रेस कार्ड हो, ये आपका बिल्कुल गलत होता है। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना, अच्छे अंक गलत, कोचिंग गलत, ये आपके नेगेटिव होते हैं। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करना, कि अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण करना, ये आपका सही लग रहा है। प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना और एवं प्रश्न के अवसर उपलब्ध कराना, ये आपका जो है, इससे बेटर ऑप्शन आपका ये लग रहा है। थर्ड से बेटर ऑप्शन आपका फोर्थ लग रहा है, तो फोर्थ आपका इसमें सही हो जाएगा, कि प्रत्येक शिक्षार्थी को क्या है, अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए और प्रश्न करने के अवसर प्रदान कर रहे हैं। जहाँ पे भी अवसर आ जाएगा ये आपका पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, मन का मानचित्र संबंधित है आपका मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोझ बढ़ाने की तकनीक से, या फिर साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से? तो ये होता है आपका जो है बोझ, यानी समझ बढ़ाने की तकनीक से आपका मन का मानचित्र संबंधित होता है। अगला है आपका 12वां प्रश्न आपका, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति
अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है आपका? यानी पुराने से क्या है, पुराने से आपका जो है बच्चा सीख रहा है। तो सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्ध नियम नहीं, सीखने का तत्परता नियम नहीं, ये हो जाएगा सीखने का सादृश्य नियम, ये बिल्कुल सही होगा। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रभाव नियम नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न आपका कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, कि किससे आपके बच्चे जो हैं सीखेंगे आपके? तो ये आपका, चलो देखते हैं अब हम। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, सरल और रोचक, ये आपका सही लग रहा है, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तक सही है। कहानी कथन प्रवृत्ति का प्रयोग करना, ये भी सही है। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, ये भी सही है। और महंगी और चमकदार सहायक सामग्री, ये आपका गलत है। तो इसमें जो है तीनों में से आपका बेटर ऑप्शन जो है वो आपको थर्ड लग रहा है, कि जो उनके अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना, ये बिल्कुल ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका 14वां प्रश्न आपका कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो आपके विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, यानी जो आपके जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी आपके जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, डिसेबल बच्चे होते हैं, देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, ये आपकी जो है विशेष अवस्था वाले बच्चों में आते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप लोगों को कैसी शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए? विशेष स्कूलों में, या फिर विशेष विद्यालयों में किसी शिक्षकों द्वारा, या फिर अन्य सामान्य बच्चों के साथ, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के विकसित पद्धति द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कि सामान्य बच्चों के साथ ही हमें उन बच्चों को पढ़ाना चाहिए। भले हम उन्हें फैसिलिटी दें, कुछ उन्हें ऑप्शन मतलब फैसिलिटी दें, लेकिन क्या है, उन्हें नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ पढ़ाया जाए। इससे क्या है, उनके मन में ये भाव नहीं आएगा कि हम औरों से अलग हैं, और इस शिक्षा को हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा। ये भी आपको याद रखना है कि जब क्या है, समावेशी शिक्षा जो होती है, जहाँ पे कि क्या है आपका जो है नॉर्मल बच्चा और आपका डिसेबल बच्चा, आपका जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो आपके एवरेज बच्चे हैं, जो आपके बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये सब एक साथ पढ़ते हैं। उस शिक्षा को, उस क्लास को हम बोलते हैं समावेशी क्लास। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद अब आता है आपका 15वां प्रश्न आपका, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ये तो आपको कई बार पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका पठन विकार से, ठीक है। आपको याद रखना है, डिसलेक्सिया बहुत बार पूछा जाता है, ये आपका पढ़ने से रिलेटेड आपका विकार होता है। अगला प्रश्न आपका, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। नहीं है यानी आपको गलत ढूंढना है। नहीं है अभिव्यक्ति में नवीनता, यानी अपने विचारों में हम नई सोच ला रहे हैं, तो ये तो आपका प्रतिभाशाली होगा। जिज्ञासा भी प्रतिभाशाली तो है, सृजनात्मक विचार भी सही होता है। दूसरों के साथ झगड़ना, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो है गलत ही इसमें क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, गलत ही ढूंढना था। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, उसके लिए आप क्या करेंगे? चलिए देखते हैं अब हम। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, बिल्कुल सही है आपका। फिर है, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, को निचले स्तर के कार्य की छूट मिलनी चाहिए, निचले स्तर का कार्य की छूट मिलनी चाहिए, ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। सहायता नहीं करनी है उन बच्चों की, क्या है, उन्हें हमें क्या है, सहायता नहीं देनी है, मतलब उन्हें क्या है, हमें आत्मनिर्भर बनाना है उन बच्चों को। तो आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कि क्या है, उनके सामान्य रूप से उनकी क्या है, व्यवहार किया जाना चाहिए, और उनको क्या है, सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी, यानी आपको गलत ढूंढना चाहिए। नहीं मानना, सीखने की लक्ष्योन्मुखी होता है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ये बिल्कुल सही है आपका। अन्न अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, अन्न अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया, बिल्कुल सही। शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। एकमात्र स्थान आपका शैक्षणिक संस्थान, ये गलत हो जाएगा, कि जहाँ पे अधिगम हो सकता है। बच्चा जो है वह लर्निंग जो है, अधिगम जो है अपने समाज से रहकर, अपने दोस्तों से रहकर, अपने पेरेंट्स से, अपने जो है शिक्षक से आपका जो है ले सकता है। केवल और केवल शैक्षणिक संस्थान ही नहीं है एकमात्र, यही गलत है आपका, ठीक है। तो आपका जो है थर्ड ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, कब हो सकता है? चलिए देखते हैं हम। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण, व्याख्यान जो आ जाएगा ये आपका सही नहीं माना जाता है, गलत हो जाता है।
कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान देना कि केवल परीक्षाओं पर ध्यान दे रहे हैं आप, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर थर्ड देखते हैं हम, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही है। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री हो, ये भी आपका गलत हो जाए। तो ऑप्शन जो है थर्ड आपका सही हो जाएगा कि वास्तविक दुनिया में आपको क्या है, उदाहरण पर ज़्यादा बल देना है। बच्चे को क्या है, उदाहरण ज़्यादा देने हैं और क्या है, और एक दूसरे जो बच्चे होते हैं आपस में एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीख सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर है आपका, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। विविध तरीकों का प्रयोग बिल्कुल सही है आपका। फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग, फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का गलत हो जाएगा आपका। अगला है आपका, अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करनी चाहिए, तुलना करना गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थियों को उपाधि देनी चाहिए, उपाधि देना गलत हो जाएगा। ठीक है, और तकनीकी भाषा का प्रयोग करना ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका इसमें ए ऑप्शन आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका 21वां प्रश्न आपका, ये पूरा पैराग्राफ है आपका। देखते हैं ये पैराग्राफ क्या बता रहा है आपका। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। यानी शिक्षक जो है वह बच्चों को बैठने के लिए कहीं भी अनुमति दे रहा है, तो फिर क्या है, कुछ कुछ बच्चे क्या हैं, चर्चा करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और कुछ क्या है, चुपचाप बैठे रहते हैं, और ये किसी भी पेरेंट्स को पसंद नहीं आता है। तो इस स्थिति में आप कैसे करें, आप एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए कि अभिभावकों को शिक्षकों पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही है आपका। अभिभावक को उस विद्यालय में अपने बच्चे को निकाल देना चाहिए, निकाल नहीं, गलत हो जाएगा। अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, नहीं, आपको क्या है, डिस्कशन करना है। अभिभावक को प्रधानाचार्य के अनुरोध करना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा कि उनके बच्चे को मतलब उनके बच्चे की क्लास बदल दी जाए, ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका जो है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि क्या है, आपको जो है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर है इसमें, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है आपकी, कि विशेषता आपको बतानी है। एक प्राथमिक शिक्षक की क्या विशेषता होनी चाहिए। शिक्षण पद्धति और विषयों में ज्ञान की दक्षता, कि क्या है, अपने सब्जेक्ट में नॉलेजफुल हो, तो ये भी आपका सही है। फिर आपका अति मानक भाषा, मानक भाषा जो होता है ये आपका गलत होता है। पढ़ाने की उत्सुकता हो, ये भी आपका सही है। धैर्य और दृढ़ता, तो इसमें सबसे बेटर ऑप्शन आपका हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। क्योंकि प्राथमिक जो है, शिक्षक जब आप बनेंगे तो प्राथमिक स्तर पर क्या होगा कि बच्चे जो है क्या है, आपके बच्चे क्या है, शोर करते हैं, तो आपको क्या है, परेशान करते हैं, तो आपको धैर्य और दृढ़ता नहीं खोनी है आपकी। तो आपका डी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका बहुत बार पूछा गया है कि प्राथमिक जो शिक्षक होता है उसको कैसा होना चाहिए, तो उसको क्या है, धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए उसमें। ये आपका ऑप्शन फोर्थ इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। किसको माना जाता है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, बिल्कुल सही। एकदम खामोशी, गलत। अधिकतम उपस्थिति, नहीं। शिक्षक द्वारा दिए गए उपचारात्मक कार्य, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो है फर्स्ट आपका सही हो जाएगा कि जब क्या है, विद्यार्थी प्रश्न पूछेगा तो उससे क्या होगा, वह अभिप्रेरित शिक्षण का एक संकेत माना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, किस पे आधारित है आपका, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, सही है आपका। शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर, नहीं, सामाजिक नहीं है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, नहीं। और शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर, नहीं। ये होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है आपका जो आपकी खेल पद्धति होती है। फिर आपका 25वां प्रश्न आपका, कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है आपका, मूल्यांकन प्रक्रिया, नहीं। कक्षा में
उपयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री नहीं होगा, या फिर क्या है, पाठ्य सामग्री नहीं, शिक्षण प्रगति एवं पढ़ाई में की जाने वाली विषय वस्तु नहीं, विद्यालय की संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं, ये बिल्कुल सही है आपका। जो आपकी पाठ्य चर्चा शब्दावली होती है उसमें क्या है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करता है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा जो है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना। यहाँ पे क्या है, आपका अमूर्त चिंतन पूछा गया है, और अमूर्त चिंतन जो होता है वो आपकी क्या होती है, लास्ट वाली स्टेज में आपका बच्चा करता है, यानी औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था जो कि क्या है 11 वर्ष से ऊपर की होती है, उसमें बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा। और यही आपकी जो है स्टेज जो होती है, यही आपकी लाइन से लगी आपकी फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। आपको इसकी जो है क्रम भी याद रखना है। प्याजे से एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है आपका हर पेपर में। फिर है आपका, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है, यानी क्या है, शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं के समझने का प्रयास करना चाहिए। किसके, आपका मीडिया मनोविज्ञान नहीं, शिक्षक मनोविज्ञान बिल्कुल सही, शिक्षा समाधान सामाजिक दर्शन नहीं, तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है कि ऐसा कृतिका क्यों करती है। चलिए देखते हैं अब हम। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये गलत हो जाएगा। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, ये आपका सही है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, गलत। शिक्षकों को यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करते हैं, नहीं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि यहाँ उसके विचारों को मान्यता मिलती है, घर में उसे अवसर नहीं मिलते हैं और विद्यालय में उसे अवसर मिलते हैं बात करने के लिए, इसलिए क्या है, वह जो है विद्यालय में बात करती है। 29वां प्रश्न आपका, कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय आप किसको देते हैं। कोलबर्ग को नहीं, स्किनर को नहीं, प्याजे बिल्कुल सही, पेवलोव गलत हो जाएगा। ये सब जो है आपके स्किनर और पेवलोव आपके व्यवहारवाद हैं, प्याजे जो है आपके संज्ञानवादी है, संज्ञानवादी हैं आपके प्याजे, ठीक है, आपको याद भी रखना है। तो ये आपका कहा था प्याजे ने। अगला प्रश्न आपका 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह से सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, यानी क्या है, अपने जो उम्र के बच्चे हैं उनके साथ क्या है, उनके ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। पूल्य बाल्यावस्था नहीं, बाल्यावस्था नहीं, किशोरावस्था बिल्कुल सही, प्रौढ़ावस्था नहीं। तो किशोरावस्था जो होती है 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है, यहाँ पे बच्चा जो अपने ग्रुप में रहना शुरू कर देता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपके डिस्कस करे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर 1 के, और इसमें बहुत मेहनत लग रही है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।